हमारे पास चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल की आप जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सब लोग जानते हैं, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सारी, है ना। हम लोग देखते हैं इसमें व्हाट हैपन, मेटल के जो रिएक्शंस हैं। और मेटल नॉन मेटल जो हमारा चैप्टर है वो स्कोरिंग चैप्टर है। तो मेटल बर्न इन एयर, ये मेटल बर्न होता है एयर में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि बर्न होता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। हमने कॉपर ले सकते हैं, मैग्नीशियम के ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब कुछ दो ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो हमारे पास में जिसको हम लोग यहाँ पे एम्फोटेरिक के नाम से जानते हैं। एम्फोटेरिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्फोटेरिक वर्ड जो है वो उस पर क्वेश्चन आता है। तो ऐसे मेटल हमारे पास में है, मेटल ऑक्साइड है, जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी करते हैं, है ना। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एसिड से भी रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट करेगा। और एक और हमारे पास में आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही जो है हमारे एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं एज वेल एज द बेस से भी रिएक्ट करेंगे, और दोनों ही सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में सीबीएसई में केवल दो हैं, आपको दो याद रखना है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन आफ्टर हम लोगों ने बोला कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं यदि वो वाटर में उनको डिजोल्व करो तो सारे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, है ना, जो विग्रसली जो होते हैं वो मेटल में यदि वाटर में डिजोल्व होते हैं तो उनको अल्कलाइन बोलते हैं। सोडियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास में अल्कलाइन बनाता है, एनओएच बनाएगा। देन K2O है हमारे पास में पोटेशियम ऑक्साइड, वो भी क्या बनाएगा, हमारा वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाएगा, KOH बनाएगा। दैट मीन द बेस बना रहा है, सो हम अल्कलाइन बोलते हैं कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देन हमारे पास में आता है वाटर, वाटर में मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारे पास में देखिए मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, और इस मेटल ऑक्साइड को जब फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में पोटेशियम सोडियम के अभी हमने हाइड्रोक्साइड बनाए, है ना, और हमारे पास हाइड्रोजन निकल रही है और साथ में हीट लिबरेट हो रही है। क्योंकि होता क्या एक्चुअल में कि ये दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, विग्रसली जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और हीट को, यहाँ पे हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो होता है क्या, ये फायर कैच कर ले, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि फायर कैच कर लेता है। इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम पोटेशियम को हम लोग जो है वो कैरोसिन में क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि वो फायर कैच ना कर पाए, क्योंकि उससे हाइड्रोजन यदि लिबरेट होती है तो क्या करेगा, फायर कैच करेगा और यहाँ से हीट एनर्जी भी कई मात्रा में जो है वो निकलती है। तो इमीडिएटली कैच फायर करने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, कैरोसिन के अंदर भी रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को। तो आपको ये क्वेश्चन भी एक याद रखना है। इस टॉपिक पे यहाँ पे दिया हुआ, हमने मेटल एक्टिविटी पढ़ी थी, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एनसीईआरटी का टॉपिक है। Metals such as the potassium and sodium react as vigorously that they catch fire, so kept in the open, kept in the open। यदि आप फायर कैच करते हैं, यदि आप उसको ओपन में रखते हैं, ओपन रखते हैं ना, तो टू प्रोटेक्ट देम, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए, एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए उसको कैप्ड इमर्ज इन द कैरोसिन ऑयल, हम कैरोसिन ऑयल में रखेंगे ताकि वो फायर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके फायर कैच ना करे, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास में दिया हुआ है कि हमारे कुछ जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये फायर कैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कैल्शियम जब भी इसके साथ में रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो ये फ्लोट करता है। बबल्स के जो होते हैं हाइड्रोजन के, वो क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, इसलिए वो बबल्स जो है प्रॉपरली हाइड्रोजन निकल नहीं पाता है, ये फायर कैच नहीं कर पाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कौन से जो है वो फ्लोटिंग करते हैं, फ्लोट करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम जो ऑक्साइड हमारा हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर को जो है हमारे हॉट वाटर जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये भी हमारे क्या है, वो हाइड्रोजन गैस को निकालता है, बस वो भी पर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो हमारे पास फ्लोटिंग वाले दो हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। देन आफ्टर हमने बोला कि कुछ हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ना तो हॉट वाटर से करते हैं ना कोल्ड वाटर से करते हैं, तो वो किससे करते हैं, हमारे स्टीम से करते हैं। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम और हमारे पास में आयरन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दोनों से नहीं करेंगे। तीन एलिमेंट है, कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है, तीन एलिमेंट है, तीनों के तीनों एलिमेंट क्या करेंगे, स्टीम से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे स्टीम से। देन आता है हमारे पास मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो मेटल को जब भी रिएक्ट करवाएंगे एसिड से, जिंक वाली रिएक्शन याद कर लीजिएगा, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, मतलब मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड तो क्या बनाएगा, हमारा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन सारे एसिड रिएक्ट नहीं करते हैं। KCNO3 कैसा है हमारे पास में, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये कभी भी जो है मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी हाइड्रोजन ऑक्साइड, वो खुद ही क्या करता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो इट ऑक्साइड ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन गैस वाटर एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी टू द नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या करता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास में हम लोग बोल सकते हैं कि HNO3 जो हमारा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये जो है मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा। फिर एक को दिया है कि हमारे पास मेटल को ही हम लोग मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा दो, तो वही हमारी रिएक्शन आ गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट का। भाई हमने मेटल लिया, क्या ले लिया हमने यहाँ पे,
आयरन ले लिया, Fe ले लिया, हम इसको Fe मान लो यहाँ पे, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं यहाँ पे CuSO4 मान लो, और इसको रेट करवाओगे तो क्या बनेगा ये Cu आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, आयरन को कॉपर घटा देगा तो क्या बन जाएगा आपका FeSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है कि ये मेटल जब मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रीट होती है। जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो स्ट्रॉन्ग हमारा मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, वो क्या करता है, जो लो मेटल है हमारा रिएक्टिविटी का, उसको क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे ले लेगा। थैंक यू।